तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। क्योंकि अगर हम ये लिस्ट नहीं निकालेंगे तो हर एक के पास बराबर अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, है ना। तो अगर हर एक के पास बराबर होगी तो उसमें तो फिर सभी इंक्लूड होंगे, उसमें चिल्ड्रन भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि चिल्ड्रन क्यों नहीं वोट दे सकते, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं हम कह सकते कि हो सकती है पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल लीडर को लेकर कि उनके लिए बेस्ट क्या है, वो अभी ये सोचने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। तो इसलिए एक वो है प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसी को ध्यान में रख करके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसकी एज 18 या 18 से अबव है, इसी को ध्यान में रख करके हम क्या कर सकते हैं, सबको बराबर वोट का अधिकार दे सकते हैं जो एलिजिबल हैं। क्लियर। तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी के पास ये राइट है, किसी के कहीं पर ये प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, तो उसकी वोट को हम नकार नहीं सकते। अलग अलग सिटीजन्स, क्योंकि अलग अलग सिटीजन्स जो होते हैं अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ हाईली एजुकेटेड होते हैं, कुछ एजुकेटेड नहीं होते, कुछ काइंड होते हैं, कुछ काइंड नहीं होते, लेकिन सभी ह्यूमन बींग्स की अपने अपने नीड्स और अपने अपने व्यूज़ होते हैं, इसलिए सबको बराबर अधिकार दिया जाता है, एलिजिबल पर्सन्स को बराबर अधिकार दिया जाता है। तो हमारी कंट्री में वो सिटीजन जिनकी एज 18 या 18 से अबव है वो वोट दे सकते हैं। उन्हीं व्यक्तियों को जो एलिजिबल है उनको पूरा वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर का हो, या किसी भी सोशल लेवल का हो, कोई भी हो। कुछ क्रिमिनल्स और पर्सन भी होते हैं या जिनका जो अनसाउंड माइंड के होते हैं, दे कैन बीन डिनाइड टू द राइट टू वोट। उनको डिनाई किया जाता है कि वो वोट देने का अधिकार नहीं रखते, लेकिन कुछ सिचुएशंस को छोड़ करके। क्लियर। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू गेट द नेम ऑफ द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। इसलिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी एक वोटर लिस्ट बनाई जाए, जिससे कि जिसमें कि पर्सन जो वोटिंग एज रखते हैं उनका नेम, वोटिंग एज, नेम, उनका नाम जोड़ा जाएगा वोटर लिस्ट में। जिनका नेम मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डेड और डिलीटेड, तो जो पर्सन जो यहाँ से जा चुके हैं या जो मर चुके हैं, डेथ हो चुकी है जिनकी, उनको डिलीट कर दिया जाएगा, उनका नाम हटा दिया जाएगा। क्लियर। तो ये जो लिस्ट है वो बार बार रिवाइज होती है, और 5 साल से पहले थोड़ा सा टाइम, इलेक्शंस होने से हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं ना, तो उसी टाइम पे ये लिस्ट जो है ये रिवाइज की जाती है कि अगर कोई पर्सन यहाँ से चला गया है या किसी की डेथ हो गई है तो उसको उस लिस्ट से हटा दिया जाता है। ये इसीलिए अप टू डेट रखा जाता है। इन लास्ट फ्यू ईयर्स एक न्यू सिस्टम हुआ है, लॉन्च हुआ है, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC होता है ना, ID कार्ड होता है हमारा जिसमें हमारी फ़ोटो भी होती है। ये एक सिस्टम आया, न्यू सिस्टम, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि हर एक पर्सन का ध्यान रखते हुए वो वोटर लिस्ट को निकाल सके। जो वोटर हैं बेटा, दीज आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट। जब भी वो वोट देने जाएंगे तो वो अपना कार्ड साथ में लेके जाएंगे, है ना, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो लेके जाएगा। जो जिसके पास नहीं होगा वो वोट नहीं दे सकता। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। फॉर वोटिंग द वोटर कैन शो मैनी अदर प्रूफ। और भी प्रूफ होते हैं, सिर्फ ये नहीं, राशन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, उनके बेसिस पर भी हम वोट दे सकते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वोटर्स की लिस्ट बनती है फिर नॉमिनेशन किया जाता है कैंडिडेट का। उन कैंडिडेट्स फिर क्या करते हैं, जो इलेक्शंस लड़ने के लिए इच्छुक हैं वो एक तरीके से फॉर्म भरते हैं। क्लियर। अब जैसे कैंडिडेट जिसकी मिनिमम एज 25 है, वाइल इट इज़ ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग अ वोटर, जिसकी मिनिमम एज 25 है वो क्या कर सकता है, इलेक्शंस के लिए डाल सकता है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है, किसी पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी इलेक्शंस इसमें लड़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, किस पर हैं, वो क्रिमिनल्स पे हैं, जिनके पास क्रिमिनल केसेस चलते हैं तो वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। क्लियर। पॉलिटिकल पार्टी वो नॉमिनेट करती हैं अपने कैंडिडेट्स को। जो पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग पार्टी होते हैं, BJP हो गई, कांग्रेस हो गई, है ना, तो ये जो होती है पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं। क्लियर। उनसे फॉर्म वॉर्म भरवाती हैं, उनको सिंबल देती है और उनको सपोर्ट करती हैं। तो जो पार्टी नॉमिनेशन होता है, इट मीन्स ये इसको बोलते हैं, पार्टी से टिकट मिल जाता है ना, वही पार्टी नॉमिनेशन है। हर एक पर्सन जो चाहता है कि इलेक्शन में लड़े, उनको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और साथ ही कुछ पैसे देने पड़ते हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्लियर। जैसे हर एक बैंक में देते हैं ना सिक्योरिटी, लोन देते वक्त,
ऐसी फॉर्म भरते वक्त भी हम कुछ पैसे रखते हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक न्यू सिस्टम भी अब डिक्लेयर हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कैंडिडेट्स वही फुलफिल कर सकते हैं फॉर्म, या पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, वो डिटेल क्या क्या देनी पड़ेगी। सीरियस क्रिमिनल केसेस कैंडिडेट के खिलाफ अगर जो भी केसेस है क्रिमिनल केसेस, वो आपकी उनकी डिटेल देंगे। एसेट्स और लाइबिलिटी, कैंडिडेट के पास कितनी एसेट है, उनकी फैमिली के पास कितनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है, वो डिटेल देंगे। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट की क्या है, ये इन सब की पूरी डिटेल देनी पड़ती है जब वो नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिकली भी शो की जाती है, जिससे कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम बेस्ट से बेस्ट डिसीज़न ले सके कि हमारे लिए कौन बेस्ट है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती है, मतलब कैंडिडेट की, वो किसी भी टाइप की जॉब हो सकती है, ये नहीं कि कोई जॉब ही हो, और भी जैसे कि कोई क्रिकेट टीम का मेंबर हो सकता है, क्लियर। ऐसे नहीं कि किसी ने एजुकेशनल डिग्री ली हो या क्रिकेट ही खेलना जानता हो, और भी कोई जो है, मतलब कहने का यह है कि हर एक के बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाती है कोई भी MP और MLA बनने की। अगर एजुकेशन भी रिलेवेंट नहीं की जाती, इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल। फिर अगर एजुकेशन भी, मान लो किसी की एजुकेशन नहीं पता, तो फिर लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो उसको डिसाइड करेगा कि वो कि उसको इम्पोर्टेंस देनी है नहीं देनी है, क्लियर। हमारे कंट्री में ऐसी तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ज़्यादा वो नहीं दिया जाता। इट वुड बी मीन डिप्राइविंग अ मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज सिटीजन्स टू राइट कंटेस्ट इलेक्शन, क्लियर। तो इस तरीके से आपका, फिर जब नॉमिनेशन फॉर्म फिल हो जाता है, फिर उसके बाद किया जाता है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन का मतलब है कि वो जो नॉमिनेशन जो होते हैं, या जो जिनको चुन लिया जाता है, क्योंकि जिसके फॉर्म ठीक है ना, उसके बाद रिक्रूट करते हैं ना, उनको रिक्रूट करते हैं, मीन्स उनको क्या करते हैं कि जिनके फॉर्म की सारी, जिन्होंने अच्छे से फॉर्म भरा है, समझ लीजिए जिन्होंने अच्छे से फॉर्म भरा है, या जिन्होंने सारी डिटेल्स को फुलफिल किया है, उनके फॉर्म सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और बाकी के फॉर्म रिजेक्ट कर लिए जाते हैं। तो जिनके फॉर्म सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, कैंपेन करते हैं। कैंपेन की वो प्रचार करते हैं, अपने पार्टी का, अपने आप को जिताने के लिए वोटर्स को इम्प्रेस करते हैं, प्रचार करते हैं। और वो क्या करते हैं, एक तरीके से जैसे रैली वगैरह निकाल करके, है ना, या कहीं पर भाषण दे करके वो क्या कर सकते हैं, अपने बता सकते हैं कि वो उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं कि जो लोगों को लोग उनको वोट दें, या वो बता सकते हैं कि वो लोगों के लिए जीतेंगे तो वो लोगों के लिए क्या करेंगे। इस तरीके से वो इम्प्रेस कर सकते हैं वोटर्स को कैंपेन करके। कैंपेन मतलब प्रचार करके, क्लियर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत नेसेसरी होता है। ये अगर नहीं होगा तो लोगों के पास फ्री और ओपन फ्रीली वो नहीं सोच पाएंगे, उनके पास कुछ बात ही नहीं होगी जिसके बेस पर वो लीडर के बारे में सोच पाए, है ना। तो अगर ज़रूरी है कि हमें ओपन डिस्कशन ये देखने के लिए कि कौन बेटर रिप्रेजेंटेटिव है, विच पार्टी विल मेक बेटर गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी अच्छी गवर्नमेंट बना सकती है और कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छी पॉलिसी बना सकती है। ये कब होगा, जब ये इलेक्शन कैंपेन होगा, क्लियर। जब वो प्रचार करेंगे वो क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या करेंगे, तो तभी हमें पता चलेगा कि वो एक्चुअली में करेंगे क्या, और कौन ज़्यादा अच्छा करेगा और कौन हमारे लिए अच्छी सरकार बनाएगा। हमारे देश में ऐसे कैंपेन होते हैं 2 वीक पीरियड में, जब फाइनल लिस्ट निकल जाती है ना कैंडिडेट की कि कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन कौन पोलिंग के लिए जाएगा, तो उससे 2 वीक पहले वो क्या करते हैं, वो अपना प्रचार करना शुरू कर देते हैं। इस पीरियड में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वोटर से कांटेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं इलेक्शंस मीटिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी और सपोर्टर्स बनाने के लिए। इसी पीरियड में न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में पूरा इलेक्शन से रिलेटेड स्टोरीज और डिबेट्स भी कराई जाती हैं। इलेक्शन कैंपेन इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 वीक्स में कराया जाए, इससे भी ज़्यादा पहले से भी वो तैयारी कर सकते हैं बिफोर इलेक्शंस। जैसे हम देखते हैं आज, जैसे किसी के कोई इलेक्शंस आने वाले हैं, या पहले ही वो क्या करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को पहले से ही करना शुरू कर देती है, प्रिपेयर करना शुरू कर देती हैं। कुछ ऐसे
पॉलिटिकल पार्टीज़ ये भी कोशिश करते हैं कि पब्लिक का अटेंशन पर्टिकुलर एक बहुत बड़े इशू पे जाए, जिससे कि वो सॉर्ट आउट करने वाली बात करते हैं कि आजकल जैसे बात करें कि हमारे यहाँ पर आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होंगी कि हाँ नहीं, हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम रोज़गार के ऐसे साधन उपलब्ध कराएंगे आपको, है ना। तो ये सब बड़े बड़े इश्यूज़ पे वो फोकस करके, ताकि वो उनके लिए ये कहे कि हम इसके लिए वर्क करेंगे, क्लियर, जिससे कि वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। कुछ ऐसे सक्सेसफुल, साथ ही कुछ स्लोगन का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने दिया था स्लोगन गरीबी हटाओ, है ना, 1971 के इलेक्शंस में, तो वो जीती भी थी। जैसे सेव डेमोक्रेसी जनता पार्टी ने दिया था जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में लोकसभा में, ये आपका स्लोगन दिया गया था। लैंड टू द टिलर, ये आपका वेस्ट बंगाल में दिया गया था 1977 में। प्रोटेस्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुम्स, ये आपका टी रामा राव ने दिया था, कहाँ पर, ये आपका आंध्र प्रदेश में दिया गया था। तो इस तरीके से कुछ स्लोगन्स भी वो बोलते हैं। जैसे हमारा चल रहा है स्वच्छ भारत, है ना, स्वच्छ भारत अभियान, या और भी साफ़ सफाई फैलाओ, या ये मतलब जो भी हैं, रोज़गार हटाओ, इस तरीके से जो है ये आपका बेरोज़गारी हटाओ, सॉरी। तो इस तरीके से स्लोगन्स भी दिए जाते हैं इनके द्वारा, जिससे कि जो वोटर्स हैं इनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो और इनको वोट करें और इनको जिताए, किसको, पॉलिटिकल लीडर्स को। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी में पता चलता है कि कौन व्यक्ति हमारे लिए क्या काम करेगा, कौन बेस्ट, कौन अच्छे से अच्छी सरकार बना सकता है, ठीक है। तो these campaigns are to ensure that every political party and candidate get a fair and equal chance to come। यही जो कैंपेन्स होते हैं, इन्हीं से पता चलता है। इससे क्या होता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बराबर का चांस मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का और अपने आप को लोगों के सामने व्यक्त करने का, सबको बराबर का अधिकार मिलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन लॉ, अगर हम इलेक्शन लॉ की बात करें, कोई भी पार्टी, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को ना तो ब्राइब करेगा, ना ही किसी वोटर को डराएगा, उनसे अपील नहीं करेगा कास्ट और रिलीजन के बेस पर कि तुम तो हमारी कास्ट के हो, तुम हमें वोट करो, ऐसे नहीं करेगा। कोई भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करेगा इलेक्शन कैंपेन के लिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर ली, ऐसा कोई भी रिसोर्स इस्तेमाल नहीं करेगा। और कोई भी 25 लाख से ज़्यादा लोकसभा के इलेक्शन के लिए और 10 लाख से ज़्यादा असेंबली इलेक्शन के लिए खर्च नहीं करेगा, है ना। 25 लाख से ज़्यादा लोकसभा के इलेक्शन के लिए कोई खर्च नहीं करेगा और 10 लाख से ज़्यादा असेंबली इलेक्शन के लिए कोई खर्च नहीं। लेकिन अगर ये सब करते हैं तो इलेक्शंस जो होंगे वो कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और फिर इलेक्शंस जो होंगे डिक्लेयर होने से पहले ही क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, क्लियर। इन्हीं लॉज में एडिशन में ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव टू एग्री टू अ मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। साथ ही ये जो लॉज हमने पढ़े हैं कि कोई ब्राइब नहीं करेगा, कोई किसी को धमकाएगा नहीं, है ना, कास्ट के नाम पर वोट नहीं मांगेगा, इनके साथ साथ एक और लॉ है कोड ऑफ कंडक्ट, इसको भी सब एग्री करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है, इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कैंडिडेट जो होगा, जो वर्शिप का स्थान है, उसको अपने इलेक्शन प्रोपागेंडा का इस्तेमाल नहीं करेगा, गवर्नमेंट के व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, अपने किसी भी इलेक्शंस में गवर्नमेंट के व्हीकल्स या फिर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा। एक बार अगर इलेक्शंस हो जाए, अनाउंस हो जाए, तो कोई भी मिनिस्टर ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट की नींव रखेगा, कोई भी बड़े पॉलिसी डिसीजन नहीं लेगा इस टाइम में, या फिर कोई पब्लिक फैसिलिटी का प्रॉमिस नहीं करेगा उस टाइम पे। बात की है। उसके बाद जब हम इलेक्शंस के लिए उन्होंने कैंपेन कर लिया, उन्होंने प्रचार कर लिया, उसके बाद आती है पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट। पोलिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक वोटर जो होता है वो क्या करने जाता है, पोलिंग मतलब वोट डालना। क्या होता है पोलिंग मतलब वोट डालना, कि जब वोटर्स वोट डालने जाते हैं वही होता है पोलिंग। पोलिंग डे कौन सा होता है, जिस दिन वोटर्स वोट डालने जाते हैं उस दिन होता है पोलिंग डे, क्लियर। हम देखते हैं पोलिंग डे की हमारी छुट्टी भी होती है, क्यों, क्योंकि पहले कुछ लोग जो थे वो क्या, किस काम की, हमें तो नौकरी पे जाना है, हमें काम पे जाना है, इस कारण वो वोट नहीं देते थे। तो अब सरकार ने क्या कर दिया, पोलिंग डे की छुट्टी दे दी कि आप घर पे हो, आप वोट डालने जाओ, यू आर फ्री, ठीक है, आप अपने काम से आप फ्री हो तो आप वोट डालने जाओ।
जिस एरिया में वोट डाली जाती है उसको बोलते हैं पोलिंग बूथ, है ना। तो हर एक पर्सन के घर के पास ही पोलिंग बूथ होती है, जिससे कि वो इजीली जा कर के, उसको दूर जाना नहीं पड़ेगा, पोलिंग बूथ पास में ही होगी, तो जिससे कि जा कर के वो आसानी से वोट डाल सके। गवर्नमेंट ऑफिस और लोकल स्कूल की छुट्टी होती है, और ये मेनली कहाँ होते हैं, ये किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर लोकल स्कूल में वो ये पोलिंग बूथ बना सकते हैं। क्लियर। एक बार वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, इलेक्शन ऑफिशियल जो होते हैं पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, मार्क लगाते हैं उसकी फिंगर पे, और फिर उसको वोट वो देता है। फिर एक एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट ही इज़ अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर द वोटिंग टेक प्लेस इन अ फेयर वे। साथ ही फिर एक कैंडिडेट अंदर भी बैठता है जहाँ पोलिंग बूथ, जहाँ वोट डालते हैं, जिससे कि वो ये देख सकता है कि वो फेयर वे में की जा रही है या नहीं की जा रही है। पोलिंग बूथ पे वो अंदर की तरफ भी बैठते हैं। क्लियर। आर इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री, क्या हमारे इलेक्शंस हमारे यहाँ पर क्या बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है इलेक्शंस पे, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्शंस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हम देख सकते हैं कई सारे करोड़ लोकसभा के इलेक्शंस में 2014 में 3500 करोड़ के लगभग खर्च किया जा चुका था, जिससे कि दैट वर्क्स आउट अबाउट 40% ऑन द वोटर लिस्ट। क्लियर। तो बहुत सारा एक्सपेंसिव होता है। अर्लियर पहले क्या होता था, अब ये हमें पता चल गया, वोट डालने जाते हैं, ये भी देखा जाता है फेयर है नहीं है। पहले जो वोटर्स होते थे वो सिर्फ दे यूज टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर बाय पुटिंग अ स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। पहले एक बैलेट पेपर होता था, उस पर स्टैम्प लगा करके एक डब्बे के अंदर डाल देते थे। बैलेट पेपर जो होता था वो किसमें, उस पर कैंडिडेट का नाम होता था, उस पर ठप्पा लगाया और डाल दिया, है ना। लेकिन अब क्या है, अब नई मशीन्स आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं, ईवीएम जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें रिकॉर्ड कर ली जाते हैं कि वोट किस किस को वोट दी गई है, किसने दी, ये रिकॉर्ड नहीं होता, किसको वोट पड़ी है ये रिकॉर्ड हो जाता है। ये मशीन्स शो करती हैं उन कैंडिडेट्स का नेम और पार्टी सिंबल्स दोनों। मशीन में कैंडिडेट का नेम भी होता है, पार्टी सिंबल भी होते हैं, उसके आगे एक बटन होता है जिससे कि दबा करके हम उसको वोट को वहाँ पर काउंट कराते हैं। तो वो बटन उनको प्रेस करना होता है। कौन सा बटन, जिसको वो वोट देना चाहते हैं उसके आगे का जो बटन होता है उसको वो प्रेस करके क्या करते हैं, उनको वोट देते हैं। क्लियर। वंस द पोलिंग इज़ ओवर, एक बार जब पोलिंग ओवर हो जाती है तो ईवीएम दीज आर सील्ड, उनको सील कर दिया जाता है और एक सिक्योर प्लेस पर ले जा करके कुछ टाइम बाद एक फिक्स डेट रखी जाती है जब वो ईवीएम से क्या करते हैं, वोट को काउंट करते हैं कि किस वोट को कितनी वोट मिली है। सभी कैंडिडेट्स के फ्रंट में जो वोट डाली थी लोगों ने उसको काउंट कर लिया जाता है, किसने किसको कितनी वोट मिली है और किसकी ज़्यादा वोट है, नंबर ऑफ़ वोट किसकी ज़्यादा है उनको। तो इसी वजह से इलेक्शंस का रिजल्ट भी आता है, इसी तरीके से इलेक्शंस का रिजल्ट आता है, उसमें पता चलता है जिसकी ज़्यादा वोट है दैट विल बी डिक्लेयर्ड और इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव, वेदर इट इज़ एमएलए और एमपी, जो भी इलेक्शंस लग रहे हैं। ये सब जनरल इलेक्शंस की बात है। बाय इलेक्शंस में मैंने बताया था क्या होता है, अगर कंडीशन ऐसी आती है कि किसी की डेथ हो जाती है मेंबर की, या कोई मेंबर वहाँ से रिज़ाइन कर देता है, तो बाय इलेक्शंस भी कराए जा सकते हैं। ये उसी दिन मतलब जब वोटिंग चलती रहती है, सेम टाइम सेम डे हम देखते हैं कि टीवी चैनल्स पे पूरा करंट रिव्यू आता रहता है कि किसकी कितनी वोट कलेक्ट हो रही हैं। तो इसी वजह से रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है कि जो सरकार बनाएगी वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी। ओके स्टूडेंट, टुडे दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।